हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आई एम फार्मासिस्ट तैयब। आप देख रहे हैं जी बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज फॉर सेकंड सेमेस्टर ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। आज हम देखेंगे जी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर पढ़ने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे कि आपको सारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो प्रोटीन की हैं उनके बारे में पता चलेगा कि वो कौन कौन सी है। फिर हम एम्फोटेरिक, बफरिंग, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और दूसरी सारी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और उनकी सिग्निफिकेंस को समझेंगे। फिर हम ओवरऑल बिहेवियर देखेंगे पूरी प्रोटीन का, इन सारी प्रॉपर्टीज को एक साइड पे रख के समझ के किस तरह जो प्रोटीन है बिहेव करती है सोलबली, और फिर अगर प्रोटीन डी नेचर हो या प्रेसिपिटेट उसके मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, और फिर इन सारे कॉन्सेप्ट को लेबोरेटरी और फार्मास्यूटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हम यूज करेंगे। आए बगैर देरी के साथ हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस के जो फिजिकल और केमिकल बिहेवियर होते हैं, यानी कि मतलब वो पीएच में कैसे बिहेव करता है, वो हीट को कैसे बिहेव करता है, वो टेम्परेचर को कैसे बिहेव करता है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन को कैसे बिहेव करता है, वो केमिकली मतलब हाइड्रोजन की अगर एक्सेस प्रोटॉन की एक्सेस हो तो कैसे बिहेव करेगा, लो अगर कंसंट्रेशन हो हाइड्रोजन आयन की तो कैसे बिहेव करेगा। मतलब ओवरऑल सारे जो फिजिकल और केमिकल बिहेवियर है किसी भी सब्सटेंस का, अगर उसको सिंगल नेम देना तो फिजियोकेमिकल, नाम से भी जाहिर, फिजियो मतलब फिजिकल, केमिकल मतलब केमिकल, फिजियोकेमिकल मतलब फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस। तो यहाँ हम प्रोटीन की देखेंगे तो उसके हम डेफिनेशन ये करेंगे कि प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज हैं किस बुनियाद पे, फिजिकल और केमिकल बिहेवियर की बुनियाद पे, कि प्रोटीन किस तरह बिहेव करेगी फिजिकली और केमिकली एक गिवन सर्कमस्टांस कंडीशन के अंदर, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। वो किन पे डिपेंड करती है? नंबर 1 कंपोजिशन, अमाइनो एसिड की कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एनवायरमेंट कंडीशन जैसे पीएच और टेम्परेचर, इस तरह जो है की प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन कौन कौन सी है। मतलब लेट्स सपोज अगर हम इनको नंबर वाइज लिस्टिंग करना चाहें तो टोटल 6 फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। नंबर 1 एम्फोटेरिक नेचर, नंबर 2 बफरिंग कैपेसिटी, नंबर 3 आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, सोलबिलिटी, डीनेचरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये सारी की सारी लैब टेस्ट और ड्रग फार्मूलेशन के अंदर बड़ी जरूरी है। आइए इन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं जी। पहले आ गया एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों एक्ट करे, मतलब कुछ कंडीशन के अंदर वो एज एसिड एक्ट करे और कुछ कंडीशन के अंदर एज ए बेस एक्ट करे, क्योंकि इसके पास दोनों ग्रुप होते हैं। इसके पास एसडी ग्रुप भी होता है, COOH, और बेसिक ग्रुप भी होता है। तो ये क्या करेगा कि ये डोनेट भी कर सकता है H पॉजिटिव किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर गिवन के अंदर, तो ये एक्ट करेगा एज ए एसिड के तौर पे, और जिस इन्वायरमेंट के अंदर ये एक्सेप्ट कर लेगा हाइड्रोजन आयन को वहां एक्ट करेगा एज ए बेस के तौर पे। तो दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, सिर्फ ओवरऑल बाहर की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस जो प्रोटीन है वो सम कंडीशन के अंदर डोनेट करेगी प्रोटीन को, सम के अंदर एक्सेप्ट करेगी। जिनके अंदर डोनेट करेगी वहां एज ए एसिड के तौर पे एक्ट करेगी, और जिनके अंदर एक्सेप्ट करेगी वहां एज ए बेस के तौर पे एक्ट करेगी। तो दोनों प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ प्रोटीन के जी, ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों को रिएक्ट कर सके। अब ये आता कहां से है या एक्सेप्ट कहां पे होगा? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर दो ग्रुप होते हैं फंक्शनल, एक COO है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करता है, जब इसने एज ए एसिड के तौर पे एक्ट करना हो तो ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा अपना हाइड्रोजन आयन। यानी COOH जो ग्रुप है वो जब अपना आयन डोनेट कर देगा किसी कंडीशन के अंदर, तो वहां ये प्रोटीन एज ए एसिड के तौर पे काम कर रही होगी। और जहां NH2 यानी इसका अमाइनो ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट कर ले, वहां ये एज ए बेस के तौर पे काम करे। सो टाइम टू टाइम वेरी करती रहेगी, प्रोटीन एक्ट एज एसिड एज ए बेस बोथ एक्ट कर रही है, इसलिए इसे हम एम्फोटेरिक नहीं, इसको नाम एसिड कह सकते हैं 100%, नाम बेसिक। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं, बफरिंग एक्शन ऑफ प्रोटीन के। प्रोटीन का बफरिंग एक्शन भी होता है। बफरिंग इसको कहते हैं कि ऐसी एबिलिटी सब्सटेंस की कि वो जो एक्सटर्नल पीएच है अगर उसके अंदर चेंज आ रहा है तो वो अपने आप में चेंज नहीं आने देता, ओवरऑल पीएच के अंदर चेंज नहीं होने देता। एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, के सिस्टम के अंदर जो एक पीएच बनी हुई है अगर उसके अंदर कोई चीज मतलब कुछ हाइड्रोजन के आयन अंदर ऐड हो जाते हैं, प्रोटॉन्स ऐड हो जाते हैं, या कोई ऐसी चीज ऐड होती है जो कि डोनेट कर देती है प्रोटीन को या एक्सेप्ट कर लेती है, उस कंडीशन के अंदर ओवरऑल पीएच के अंदर चेंज ना आने देने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो है वो बफरिंग सब्सटेंस है, कि जिस एनवायरनमेंट में ये पड़ा हुआ है वहां ना एसिडिक होने दे रहा है एनवायरनमेंट को, ना बेसिक होने दे रहा है अप टू सर्टेन लिमिट, यानी पीएच चेंज नहीं होने दे रहा। तो डिफरेंट पीएच, जैसे लो पीएच हो तो वहां पे क्या करता है, यानी एनवायरनमेंट
जो कंडीशन है वो एसिडिक है तो प्रोटीन क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और एक्ट एज ए बेस के तौर पे एक्ट करेगा, पीएच चेंज नहीं होने देगा। हाई पीएच हो यानी बेसिक पीएच हो तो वहाँ ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, कैसे अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा और वहाँ एज ए एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। यानी जब डोनेट करता है हाइड्रोजन या प्रोटीन, उसको कहते हैं कि दिस सब्सटेंस एक्ट एज एसिड, यानी एसिड के पास एबिलिटी होती है कि वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे। तो हाई पीएच पे ये डोनेट कर देता है और लो पीएच पे ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोनों कंडीशन के अंदर क्या हुआ, ये तो दोनों कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर गया और ओवरऑल पीएच को इसने चेंज नहीं होने दिया। थ्रो पावर जो इसकी है एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग द प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। ब्लड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका बफरिंग एक्शन, क्योंकि प्रोटीन्स ब्लड के अंदर भी प्रोटीन मौजूद है। जैसे हम एक प्रोटीन की बात करते हैं हेमोग्लोबिन, और ब्लड की पीएच भी रिमेन सेम रहनी होती है मुख्तलिफ कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। बहुत सारी नॉर्मेलिटीज ब्लड के अंदर तब भी आती हैं जब उसकी फिजियोलॉजिकल जो पीएच है वो रिमेन सेम रह सके। अगर बार बार उसकी चेंज होती रहेगी ब्लड की पीएच तो वो हमारा ओवरऑल बॉडी फंक्शन को जो है ना वो कम या ज्यादा कर देगी। तो हमारे पास एवरेज जो ब्लड की पीएच आ रही होती है वो 7.4 है और ये यहीं पे इसको फिक्स करके रखता है प्रोटीन। कौन से वाला, जैसे एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन प्रोटीन है ब्लड के अंदर पाया जाता है। ये मेजर एज ए बफर के तौर पे एक्ट करता है ब्लड को बफर के तौर पे, यानी ब्लड एज ए लिक्विड है पूरा हमारी बॉडी के अंदर, उसको एज ए बफर के तौर पे एक्ट करता है और उसके अंदर पीएच चेंज नहीं आने देता। कैसे नहीं आने देता, जैसे थोड़ा सा मैं आपको तो एक्सप्लेन करता हूं। अगर ब्लड टिश्यू के अंदर जा रहा है तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होगी रेड ब्लड सेल के अंदर और कार्बोनिक एसिड बनेगा ना, यानी CO2 प्लस H2O CO3 प्लस एक हाइड्रोजन आयन बनेगा प्लस साथ में HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट। अब होगा क्या कि ये जो रिलीज हुआ प्रोटॉन हेमोग्लोबिन इसको अपने साथ बाउंड कर लेगी। अगर ये फ्री अवेलेबल रहता तो कंडीशन एसिडिक हो जानी थी। तो यहाँ प्रोटीन क्या एक्ट कर रहा है एज ए बेस के तौर पे और इस जो प्रोटॉन बना है इसको एक्सेप्ट कर रहा है। ओवरऑल पीएच जो है ब्लड की चेंज नहीं होती। इसी तरह दूसरी कंडीशन की अगर बात करते हैं कि अगर यही हेमोग्लोबिन लंग्स के अंदर जाता है वहां ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, यानी हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। और यहाँ पे हेमोग्लोबिन अपना एज ए प्रोटीन हाइड्रोजन डोनेट कर देती है, रिलीज कर देती है। ये जो हाइड्रोजन है ये बाइंड करता है HCO3 माइनस के साथ जो कि टिश्यू से अटैच होके आ रहा है। तो ये बन गया H2CO3 प्लस CO2 और लंग्स से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। अब यहाँ पे हेमोग्लोबिन एज ए प्रोटीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है या डोनेट कर रहा है। तो यहाँ एज ए एसिड के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन पीएच फिर भी ब्लड की चेंज नहीं होने दे रहा। तो ये ओवरऑल मैं आपको थोड़ा सा समझाया कि हेमोग्लोबिन टिश्यू लेवल पे जाके वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जब उठा के लाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच करता है जब, तो क्या होता है बाइकार्बोनेट बनता है प्लस प्रोटॉन बनता है। उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और एज ए बेस के तौर पे एक्ट करता है। और जब लंग्स के अंदर ब्लड आ जाता है तो वहां जब हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है तो साथ में हाइड्रोजन रिलीज कर देता है ताकि वो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल हो जाए। वहां ये एज एसिड के तौर पे काम करता है। तो दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं। इसलिए ओवरऑल हमारे ब्लड के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेके लंग्स तक लाने तक या ऑक्सीजन को लेके टिश्यू तक जाने तक, दोनों कंडीशन के अंदर अगर एसिडिक थी तो इसने बेसिक कर दिया, बेसिक थी तो एसिडिक कर दिया, यानी ओवरऑल चेंज नहीं होने दी। अगर ये एज ए वहां पे एसिड के तौर पे काम ना करता बेसिक कंडीशन के अंदर तो चेंज हो जाती ना पीएच, या एसिडिक कंडीशन के अंदर एज ए बेस काम ना करता तो चेंज हो जाती। तो दोनों कंडीशन के अंदर ये वाइस वर्सा एक्ट करता है क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, एसिडिक भी बिहेव कर सकता है, बेसिक भी बिहेव कर सकता है प्रोटीन। ओवरऑल ब्लड को बफरिंग एक्शन ये प्रोवाइड करता है कि ब्लड के अंदर चेंज नहीं आती। इसी तरह ये ड्रग फॉर्मुलेशन के अंदर भी बफरिंग के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है कि ऐसी पीएच जिस पे प्रोटीन पे नेट चार्ज 0, और वो मैं आपको विट्राइन जो लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ा के आ चुका हूँ कि फिजियोलॉजिकल जो पीएच होती है जहां पे अमाइनो एसिड एज ए विट्राइन के तौर पे मौजूद होता है, वहां एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, पर ओवरऑल मॉलिक्यूल पे जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। फिजियोलॉजिकल पीएच जहां पे ये एज ए विट्राइन के तौर पे एग्जिस्ट करे उस पीएच को हम क्या कहेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। या जनरल डेफिनेशन करनी हो तो हम जनरल डेफिनेशन ये करेंगे कि किसी भी प्रोटीन के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कौन सा है, हम कहेंगे किसी भी प्रोटीन के लिए उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये है कि ऐसी पीएच ढूंढ लो जिसपे उस पे नेट चार्ज 0 हो जाए। प्रोटीन पे नेट चार्ज क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज है विट्राइन के तौर पे, ओवरऑल अगर नेट चार्ज 0 आ रहा है प्रोटीन पे और विट्राइन के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, उस पीएच को उस खास प्रोटीन के लिए हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कह देंगे। यानी पीएच
की वैल्यू को ही हमने एक न्यू नाम दे दिया। फीचर क्या है जी, यहाँ पे प्रोटीन एज ए विट्राइन के तौर पे एग्जिस्ट करेगी, सोलबिलिटी मिनिमम होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ खास माइग्रेशन नहीं हो रही होगी। जब ओवर नेट चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जो है वो माइग्रेशन कर सकती है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये यूज होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, तो वहां पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे हम इसको सेपरेट करने में काम करते हैं, प्रोटीन को प्योर करने के लिए। अब 5-6 प्रोटीन एक ही सोल्यूशन के अंदर है तो उसके अंदर से कोई हम अलग कर लेंगे तो वो हम कह देंगे इसको हमने प्योरीफाई कर लिया, अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। फिर नंबर 2 ये सोलबिलिटी भी प्रिडिक्ट करता है, क्योंकि इस पीएच पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे तो इसकी सोलबिलिटी मिनिमम होगी, सबसे कम होगी, प्लस स्टेबिलिटी को भी करता है कि स्टेबल होगा। और फिर दूसरा प्रोटीन सेपरेशन टेक्निक, जैसे मैं आइसो इलेक्ट्रोफोरेसिस और प्रोटीन प्योरिफिकेशन के अंदर पढ़ा गया हूं कि ये प्रोटीन्स को अलग करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सादा है, ऐसी पीएच जहां पे प्रोटीन पे नेट चार्ज जीरो, उसको हम कहेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये मैंने जैसे लेट्स सपोज एक ड्रा कर दी है, इधर हमारे पास कैटाइन मौजूद है, इधर एनाइन मौजूद है, दरमियान में ज्विटराइन मौजूद है। pKa1 पे और pKa2 पे दोनों जो pH की वैल्यूज हैं वहां एज ए आयन के तौर पे अमीनो एसिड काम कर रहा है, जबकि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वहां पे नेट चार्ज देखें जरा लेफ्ट साइड पे जीरो है। तो इस पॉइंट को हम इस जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल के अंदर 6 pH, तो 6 pH पे नेट चार्ज जीरो होगा इस खास प्रोटीन या अमीनो एसिड के लिए, तो ये इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। इसी को यूज करके आगे जब हम सेपरेशन टेक्निक्स अगले लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर पढ़ाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कैसे हम इसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब सोलबिलिटी बिहेवियर को ओवरऑल प्रेडिक्ट करते हैं प्रोटीन की। फैक्टर कौन से फैक्ट करते हैं? नंबर 1 पीएच। अभी जैसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ के आए कि ऐसी पीएच जहां पे प्रोटीन का नेट चार्ज जीरो, वहां पे सोलबिलिटी क्या होगी? मिनिमम। सो एक बात हमें याद रखनी है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे किसी भी प्रोटीन या अमीनो एसिड का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वहां सोलबिलिटी तो मिनिमम है। अब उससे कम या ज्यादा के अंदर हायर सोलबिलिटी हो सकती है, तो हमें सोलबिलिटी अगर बढ़ानी या कम करनी है तो हम पीएच को चेंज करके कम या ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर जो सोलबिलिटी को इफेक्ट करता है वो है आयनिक स्ट्रेंथ। तो आयनिक स्ट्रेंथ के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट कंडीशन होती है, एक हम कहते हैं साल्टिंग इन यानी लो आयनिक स्ट्रेंथ, और एक होती है साल्टिंग आउट जिसे हम कहते हैं हाई आयनिक स्ट्रेंथ। अब साल्टिंग इन या लो आयनिक स्ट्रेंथ पे क्या होता है कि लो साल्ट की कंसंट्रेशन मौजूद होती है और स्मॉल अमाउंट ऑफ जब साल्ट हम ऐड करते हैं तो प्रोटीन की सोलबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले कंसंट्रेशन कम थी, जैसे हमने और साल्ट ऐड किया तो ओवरऑल प्रोटीन की सोलबिलिटी इंक्रीज हो। क्यों? क्योंकि प्रोटीन पे चार्ज ग्रुप मौजूद होते हैं सरफेस पे। प्योर वाटर के अंदर क्या होता है कि ये चार्ज अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और एग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हम NaCl डालते हैं लेट्स सपोज तो ये आयन बना लेते हैं। जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बन गए तो ये क्या करेगा, जो प्रोटीन के चार्ज ग्रुप थे उनके गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे और ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स 2 3 4 5 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कम कर देंगे। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो प्रोटीन है अब उसके ऊपर चार्ज तो नहीं रहा, प्रोटीन रिमेन मोर डिस्पर्स एंड सोलबल, क्योंकि आयन मौजूद थे। अब जब आयन आए तो वो जो प्रोटीन पे आयन मौजूद थे उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव उसके गिर्द ये छोटे आयन जमा हो गए और जमा होने के बाद क्या हुआ, प्रोटीन की आपस के अंदर इंटरेक्शन कम करवा दी तो वो ज्यादा सोलबल हो गया। तो ये साल्टिंग इन या लो आयनिक स्ट्रेंथ पे क्या होता है कि जब हम साल्ट ऐड करते हैं सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो साल्ट प्रोटीन के चार्ज को शील्ड कर लेता है और एग्रीगेशन होने से बचाता है और सोलबलाइज कर देता है। अगर हम साल्टिंग आउट की बात करें यानी कि हाई आयनिक स्ट्रेंथ की, तो जब पहले हाई साल्ट कंसंट्रेशन मौजूद है तो प्रोटीन की जो है वो सोलबिलिटी कम होती है और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि साल्ट आयन जो है ना वाटर को ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं स्ट्रांगली एज कम्पेयर टू प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। तो जब साल्ट ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होगा तो क्या होगा, जब साल्ट ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होगा तो वो फिर वाटर के अंदर साल्ट ही डिजोल्व होगा, उसको डिजोल्व तो नहीं होने देगा प्रोटीन को। तो साल्ट और ज़्यादा हाई अगर करेंगे हम तो सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साल्ट वाटर के साथ कम्पीट कर जाएगा प्रोटीन की निस्बत और वाटर के अंदर सोलबलाइज हो जाएगा, प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगी। सो साल्ट अगर
कम मिकदार में यानी साल्टिंग इनके अंदर हम साल्ट और थोड़ा ऐड करेंगे तो क्या होगा, साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वो जो चार्ज है उसको शील्ड करेगा अमीनो एसिड के चार्ज या प्रोटीन के चार्ज को, और प्रोटीन ज्यादा सोलबलाइज होगी वाटर के अंदर। जब पहले ही साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो सोलबिलिटी कम होगी, क्योंकि फिर वाटर के मॉलिक्यूल डायरेक्ट सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, प्रोटीन प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर मॉडरेट अगर रखेंगे, मॉडरेट इंक्रीज करने पे सोलबिलिटी इंक्रीज होगी। बहुत ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर कर देंगे तो पता क्या होगा, डीनेचरेशन हो जाएगी, यानी कि प्रोटीन भी खराब हो जाएगी और उसकी सोलबिलिटी भी कम हो जाएगी। सॉल्वेंट की बात करें तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके अंदर सोलबिलिटी डिक्रीज होती है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की बात करें, सबसे पहले डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता हमारे पास ये इज अ मेजर ऑफ सॉल्वेंट एबिलिटी टू रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। कि कोई चार्ज पार्टिकल मौजूद है ना, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कम करना सॉल्वेंट की कितनी एबिलिटी है, उस सॉल्वेंट की उस एबिलिटी कि वो किसी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करे, जितनी उसकी सॉल्वेंट की एबिलिटी होगी उसको हम कहेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे वाटर की सबसे ज्यादा होती है 80 और ऑर्गेनिक सॉल्ट की डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ी लो होती है। तो अगर हम ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जैसे कि वाटर जिसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, तो वाटर क्या करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है चार्ज ग्रुप के ऊपर जो प्रोटीन है उसको कमजोर करता है, और जो चार्ज अमीनो एसिड के साइड चेन है वो रिमेन आयोनाइज रहते हैं और सेपरेट रहते हैं। प्रोटीन हाइड्रेटेड रहती है और सोलुबल रहती है एट हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्योंकि ओवरऑल हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या होता है, प्रोटीन के जो चार्ज होते हैं ना, जो सॉल्वेंट हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट क्या करता है, उसके इंटरेक्शन और उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसको कम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करते हैं और उसको सोलबलाइज ज्यादा। जबकि अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंस कम होगा किसी सॉल्वेंट का, कि वो कम जो एक गिवन मॉलिक्यूल है, जैसे हम इसे हमारे केस के अंदर प्रोटीन है, तो जो हमने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंस जो सॉल्वेंट डाला उसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंस बहुत कम है, तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन को भी कम करेगा, तो उतना ज्यादा सोलबलाइज नहीं होगा, प्रोटीन हमारी सोलबलाइज नहीं होगी। जब प्रोटीन हमारी सोलबलाइज नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोटीन एग्रीगेट होना शुरू हो जाएगी और नीचे पेंदे के अंदर बैठनी शुरू हो जाएगी। तो ये 5 मेन फैक्टर थे जो हमारे सोलबिलिटी पे इफेक्ट करते थे। पहला पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे मिनिमम पीएच, साल्टिंग स्ट्रेंथ या आयनिक स्ट्रेंथ। तो लो साल्ट कंसंट्रेशन पे जब आप साल्ट बढ़ाएंगे तो वो साल्ट क्या करेगा, अपने आयन बना के प्रोटीन की जो चार्ज ग्रुप होंगे उसको, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करेगा और उसको सोलबलाइज कर देगा। साल्टिंग आउट, यानी जब पहले साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और साल्ट ऐड करने से क्या होगा, फिर साल्ट खुद वाटर के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और इसको बाईपास कर देगा। जैसे मोस्ट कॉमनली अगर हम साल्ट की बात करें तो कौन सा हमारे पास यूज होता है प्रोटीन के अंदर, तो वो है अमोनियम सल्फेट, NH4 twice SO4। अमोनियम सल्फेट ऐसा साल्ट है लैब के अंदर जो हमारे पास प्रोटीन को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है, यानी उनको सोल्यूशन से अलग करने के लिए यूज होता है, यानी साल्टिंग आउट करने के लिए जरूरी। जब हम अमोनियम सल्फेट डालते हैं तो क्या होता है कि प्रोटीन साल्टिंग आउट हो जाती है, और ये जो अमोनियम सल्फेट है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, सोलबलाइज हो जाता है और प्रोटीन पेंदे में बैठ जाती है और उसको हम अलग कर लेते हैं। टेम्परेचर मॉडरेट इंक्रीज करेंगे सोलबिलिटी बढ़ेगी प्रोटीन की, लेकिन बहुत ज्यादा हाई कर देंगे तो डीनेचर हो जाएगी और सोलबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर कम होती है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की बात करें तो अगर ऐसा सॉल्वेंट लिया है हमने इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट खुद ही कम है तो प्रोटीन एग्रीगेट होना शुरू हो जाएगी। अगर उसका डाइइलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हायर है, तो प्रोटीन सोलबलाइज होना शुरू। मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं हम। सो प्रोटीन सोलबिलिटी डिपेंड करती है चार्ज पे, हाइड्रेशन पे और एनवायरनमेंट पे, और ये प्रोटीन प्रेसिपिटेशन बहुत सारी बीमारियों को समझने में हमारी मदद देती है। अब डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर मेन सेम रहता है, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरनरी किसी भी स्ट्रक्चर पे डैमेज होने पे क्या होता है कि वो डीनेचर हो जाता है, जैसे कि हीट, पीएच चेंज, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हैवी मैटर, यूरिया, डिटर्जेंट। तो इनकी मौजूदगी के अंदर प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीनेचर हुआ और वो प्रोटीन किसी काम के लिए, यानी उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस होगी, सोलबिलिटी उसकी कम होगी, कोएगुलेशन होगी। बट डीनेचरेशन में एक चीज आपने याद रखनी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी खराब नहीं होता, चाहे जितनी मर्जी डीनेचरेशन हो जाए, यानी जो बेसिक पेप्टाइड बाउंड है वो अमीनो एसिड के दरमियान कायम रहता है। बाकी जो फोल्डिंग हुई होती है या हाइड्रोजन बाउंड या डाइसल्फाइड बाउंड जो आगे आगे जैसे हमने सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी में डिफरेंट इंटरेक्शन पढ़ी थी, वो सारी की सारी डैमेज हो सकती है। पेप्टाइड बाउंड डैमेज नहीं होता डीनेचरेशन के बाद भी। अब ओवरऑल पूरे फिनोमेना को समझ लेते हैं कि प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन कब कब होती है। हमारा मकसद क्या होता है कि
सोलबल प्रोटीन को इनसोलबल फॉर्म में कन्वर्ट करो ताकि वो प्रेसिपिटेट हो जाए, यानी पेंदे के नीचे बैठ जाए। नंबर 1 आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जहाँ नेट चार्ज जीरो होता है, तो ऐसी पी है जहाँ में नेट चार्ज जीरो है, उसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और ये हमारे पास यूज होता है एज ए एग्रीगेशन या प्रेसिपिटेशन के। नंबर 2 साल्टिंग आउट, साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, साल्ट वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा और प्रोटीन प्रेसिपिटेट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंस रिड्यूस करो, ऑटोमेटिकली प्रोटीन एग्रीगेट हो जाएगी। हैवी मैटर इनसोलबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगी। थोड़ी बहुत हीट दो तो डी नेचर तो होगी बट एग्रीगेट होके अलग हो जाएगी। तो प्रोटीन की एस्टिमेशन लगाने के लिए, सैंपल प्रिपरेशन करने के लिए इन पांचों में से कोई एक मैकेनिज्म हम इस्तेमाल करते हैं और प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करवा लेते हैं। लैब एप्लीकेशन की बात करेंगे, जैसे प्रोटीन की डिटेक्शन और एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्यूरो टेस्ट पेप्टाइड बाइंड को देखने के लिए, निन हाइड्रोइंटरेस्ट अमाइनो एसिड को कंफर्म करने के लिए फ्री अमाइनो एसिड की मौजूद है कि नहीं, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को देखने के लिए। सेपरेशन टेक्निक की बात करें, इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस ऑन चार्ज की बुनियाद पर हम अलग अलग कर लेते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग यानी बेस ऑन द पीएच पे हम अलग अलग कर लेते हैं। डायलाइसिस बेस ऑन द पॉइंट ऑफ साइज की बुनियाद पे हम प्रोटीन को अलग अलग कर लेते हैं। प्रेसिपिटेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि अमोनियम सल्फेट साल्टिंग आउट के लिए इस्तेमाल होता है और हीट कोएगुलेशन भी इस्तेमाल होती है। क्लिनिकल यूज की बात करें तो सीरम प्रोटीन एनालिसिस, डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन के लिए हम यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ड्रग फार्मुलेशन, यानी कि अगर जैसे प्रोटीन ड्रग का इंसुलिन, एंटीबायोटिक, तो उसको कंट्रोल पीएच और स्टेबलाइजर और प्रॉपर स्टोरेज चाहिए होगी। नंबर 2 स्टेबिलिटी कंसंट्रेशन के लिए हमें हाई टेम्परेचर नहीं देना, एक्सट्रीम पीएच नहीं देनी, एजिटेशन बहुत ज्यादा नहीं करनी, नहीं तो हमारी जो है वो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। ड्रग डिलीवरी के तौर पे प्रोटीन यूजर्स कैरी इन एल्ब्यूमिन टारगेट मॉलिक्यूल। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रोटीन प्योरिफिकेशन यूज को बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी यूज करते हैं, सोलबिलिटी को भी पॉइंट को सामने रखते हैं और चाय प्रॉपर्टीज, इन सब को यूज करके प्रोटीन की प्योरिफिकेशन के अंदर यूज करते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करें, डायग्नोस्टिक मार्कर एल्ब्यूमिन, जैसे मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ, वो लीवर और किडनी के फंक्शन को बताता है। सीआरपी जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो इन्फ्लेमेशन को एज ए मार्कर के तौर पर एक्ट करती है। ट्रोपोनिन हार्ट डैमेज के बारे में बताता है। डिजीज कंडीशन की बात करें तो प्रोटीन डीनेचरेशन, लॉस ऑफ फंक्शन करवाता है। मिसफोल्डिंग की बात करें तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जैसे अल्जाइमर डिजीज, पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं। पार्किंसन डिजीज के बायस बनता है, तो वहां हमें डिजीज कंडीशन के बारे में पता चलता है। थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो प्रोटीन का जो लेवल है उसको यूज करते हैं एज ए न्यूट्रिशन असेसमेंट लगाने के लिए और डिजीज की प्रोग्रेशन को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तीसरा लेक्चर आप देख चुके हैं और नीचे 19 लेक्चर आपका वेट कर रहे हैं टोटली सीरीज के, जिसके अंदर इस बुक को कवर किया गया है जी। लिस्ट आपके सामने है, यहाँ पास करके आप किसी भी टॉपिक को ढूंढ सकते। और बुक बायोफार्मास्यूटिक्स 2 सेकंड सेमेस्टर के लिए लिखी जा चुकी है। 2 तरीके हैं इसको परचेज करने के, या तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, आपको सारा प्रोसीजर समझा दी जाएगा, या फिर इस वेबसाइट www.pharmacisttayyibofficial.com पे जाके ऑर्डर प्लेस करें और उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद 5 से 7 मिनट के अंदर आपको बुक की एक्सेस दे दी जाएगी, यानी वो उसी वेबसाइट पे आपको नजर आएगी। वहां आप 24 घंटे चाहे खोल के बैठे रहें और उसको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। सो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप के अंदर लाजमी इसका लिंक शेयर करें अपने क्लास वालों के साथ, ताकि अगर आपको भला हुआ तो दूसरे लोगों को भी कुछ ना कुछ इस वीडियो से फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।